नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक टॉपिक कैलेंडर के बारे में। देखिए, कैलेंडर हमें समय के बारे में जानकारी देता है। जिस प्रकार हम रीजनिंग में एक टॉपिक और पढ़ते हैं क्लॉक, वह भी हमें समय के बारे में जानकारी देता है। जो क्लॉक टॉपिक है वह हमें घड़ी के अंदर जो भी समय होता है, घंटे, मिनट और सेकंड के बारे में जानकारी देता है। उसी प्रकार जो कैलेंडर होता है वह वर्ष, दिनों और महीनों के बारे में हमें क्या देगा जी, वार के बारे में हमें जानकारी देगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब कैलेंडर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जैसे ही बात करें कैलेंडर से रिलेटेड, हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हम पूरे कैलेंडर टॉपिक में बिना कोई कोड याद किए हम क्या करेंगे, हमारे सभी क्वेश्चंस को बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कैसे हमें इस टॉपिक को सॉल्व करना है एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि हमारे जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष का जो समय होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है जी, 12 महीने। या यहाँ से मैं ये कहूँ कि एक वर्ष के अंदर जो दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है जी, या तो हमारे 365 दिन होते हैं कुछ वर्षों में, या हमारे 366 दिन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता है एक वर्ष में 12 महीने, 365 दिन या 366 दिन इस प्रकार से होते हैं। एक सप्ताह के बारे में हम सभी जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, उसके बारे भी हम सब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमें कैलेंडर टॉपिक सॉल्व करने के लिए, वो है कि ये हमारे जो वर्ष हैं, तो 365 दिन और 366 दिन के आधार पर हमारे जो वर्ष है उन्हें किस प्रकार से बांटा गया है। तो इनके दो प्रकार से हम बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारे वर्ष, सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा जी साधारण वर्ष, कि हमारा साधारण वर्ष। उसी तरीके से साधारण वर्ष, उसका मतलब क्या है कि इस वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होगी, वह वर्ष क्या होगा जी, एक साधारण वर्ष होगा। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा वर्ष होता है वो होता है जी लीप वर्ष। इस लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है जी, 366 दिन। अब देखिए, इनमें अंतर क्या होता है कि जैसे ही मैं बात करूं साधारण वर्ष के बारे में, अगर मैं इसे सप्ताह में कन्वर्ट करूं, 7 का भाग दूं, तो यह जो हमारा वर्ष होगा इसमें 52 सप्ताह है और एक दिन का क्या होता है जी, समय होता है। और जैसे ही जो हमारा लीप वर्ष होता है, यहाँ 52 सप्ताह है और 2 दिन का क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, 365 और 366 दिन होने के पीछे, ये 52 सप्ताह है और एक दिन, और 52 सप्ताह और 2 दिन होने के पीछे। तो यहाँ रीजन ये है कि यहाँ जो फरवरी महीना होता है साधारण वर्ष में, वो 28 दिन का होता है। इसी प्रकार से यहाँ जो फरवरी महीना होता है लीप वर्ष में, वह 29 दिन का होता है। इसका मतलब जिस वर्ष में फरवरी माह में 29 तारीख आती है वह लीप वर्ष होगा, और जिसमें 28 तारीख आती है वह क्या होगा जी, एक साधारण वर्ष होगा। तो अब हम बात करें कि हमें पहचान कैसे होगी कि यह एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए, लीप वर्ष की पहचान ये होती है, आपको जो कोई भी वर्ष दिया हुआ हो और अगर उस वर्ष में 4 का जो भाग है वह क्या होता है जी, पूरा पूरा जाता है। अगर जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वह क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। और जिस वर्ष में 4 का भाग अगर नहीं जाता है तो वह क्या होगा जी, एक साधारण वर्ष होगा। इसके लिए जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करें, सबसे पहले मान लीजिए जैसे हमने ले रखा है 1951, यह क्या है जी, जैसे हम इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 की भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा जी, 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ 51 में 4 का भाग नहीं जाता है। लेकिन अगर यही एग्जांपल मैं लीप वर्ष में देखना चाहूँ, तो इससे आगे आने वाला वर्ष जो 1952 होगा वह क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करें, जैसे 1807, यह भी क्या होगा जी, एक साधारण वर्ष होगा। जैसे मैं यहाँ चर्चा करूं 1808 के बारे में, यह क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से डिस्कस करना चाहते हैं 1952, 1808, ये दोनों लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी तरीके से यहाँ 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा वो क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। तो क्या दोस्तों, मैं एक एग्जांपल और लूं, तो जैसे ही हमने देखा कि 4 की भाजकता का नियम होता है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 2 का 4 का भाग चला जाए, जिसके अंतिम 2 अंक 2 0 हो तो वह 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ से जैसे ही हम चर्चा करें, यहाँ से 1800 के बारे में, क्या वह भी एक लीप वर्ष होगा। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम बात करें यहाँ 1800 के बारे में, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है,
लेकिन यह कभी भी क्या नहीं होगा जी, लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 क्या होगा जी, लीप वर्ष कभी नहीं होगा। यह एक क्या होगा जी, साधारण वर्ष होगा। इसके पीछे कारण क्या है, जैसे हमने यहाँ हमारे वर्षों को डिवाइड किया है कि जिसमें 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, तो हमारा 1800 क्या है जी, एक शताब्दी वर्ष है। यहाँ शताब्दी वर्ष का मतलब ये होगा कि 100वां वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो होंगे वह क्या होगा जी, शताब्दी वर्ष होगा। तो यहाँ इन शताब्दी वर्ष के लिए हमें लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो जैसे ही जो हमारे शताब्दी वर्ष है उन्हें भी हम क्या करेंगे जी, 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारे शताब्दी वर्ष जिस तरीके से हमारे एक वर्ष साधारण वर्ष थी, यह भी हमारे क्या होंगे जी, साधारण शताब्दी वर्ष। जो हमारे यहाँ जो शताब्दी वर्ष होंगी वह एक होगा साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा होगा जी लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। तो देखिए इनके लीप वर्ष है या नहीं इसके बारे में पता करने के लिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ जो साधारण शताब्दी का वर्ष होगा उसमें 365 दिन ही होंगी, यहाँ 366 दिन ही होंगे। उसके बाद में हमारा वही कॉन्सेप्ट 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और कितने दिन होंगे, 2 दिन। इसी तरीके से यहाँ फरवरी माह है 28 दिन का, यहाँ फरवरी माह है 29 दिन का। बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, अगर लीप शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, वह लीप शताब्दी वर्ष होगा। और जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वह क्या हो गया जी, एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इस तरीके से हमें इनके बारे में ये बेसिक से जानकारी पता होनी चाहिए कि हमारा क्या होगा जी, जिसमें 400 का भाग शताब्दी वर्ष में पूरा पूरा जाएगा वो लीप शताब्दी वर्ष, जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वह साधारण शताब्दी वर्ष। अगर हम एक जानकारी यहाँ से और प्राप्त करना चाहिए, इसका एग्जाम्पल देखिए हम, तो देखिए सबसे पहले जो 1700 है वह एक क्या है जी, साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप देखिए चेक कर सकते हो 1700 बट्टे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका मतलब 17 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूं किसी साधारण शताब्दी वर्ष के बारे में 500, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारा 1300, ये भी क्या है जी साधारण शताब्दी वर्ष है। अगर मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करूं 2100, यह भी क्या है जी साधारण शताब्दी वर्ष है। लेकिन यहाँ अगर लीप शताब्दी वर्ष के एग्जांपल के बारे में डिस्कस करूं 400, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। उसके पश्चात 800 लीप शताब्दी वर्ष है, उसके पश्चात 1200, उसके पश्चात 1600, उसके पश्चात 2000। आज तक सिर्फ हमारा जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ही क्या आए हैं जी, लीप शताब्दी वर्ष आए हैं, उसके अलावा अभी तक कोई लीप शताब्दी वर्ष नहीं आया। तो देखो बात करें, आपने यहाँ देखा कि प्रत्येक 400 साल बाद में हमारा क्या आ रहा है जी, लीप वर्ष आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो शताब्दी वर्ष होगा वह 400 साल बाद में क्या आएगा जी, लीप शताब्दी वर्ष आएगा। साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष के 400 वर्ष बाद, अगर यहाँ इसके 400 वर्ष बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या होगा जी, या मैं ये कहूं यहाँ से अगर मैं हम इसे 400 वर्ष नहीं बोलकर अगर ये कहें कि लीप शताब्दी वर्ष की 400 वर्ष बाद में रिपीटेशन होता है, इसका मतलब अगर पहले कोई लीप शताब्दी वर्ष आया तो उसके 400 साल बाद दूसरा लीप शताब्दी वर्ष आएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करें एक लीप वर्ष से दूसरे लीप वर्ष के बीच में अंतराल देखिए तो वो भी कितना होगा जी, 4 वर्ष का। इसका मतलब 4 वर्ष बाद में दूसरा लीप वर्ष क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। और यहाँ एक लीप शताब्दी वर्ष के 400 साल बाद क्या होगा जी, दूसरा लीप शताब्दी वर्ष क्या होगा हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा, अब तक हमने जो जानकारी डिस्कस की है उसमें सिर्फ हमने इतना समझा है कि 4 साल बाद में लीप वर्ष आएगा। अगर हमारा बीच में कोई लीप शताब्दी वर्ष आ रहा है या साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा है तो हो सकता है कि हमारा 8 साल बाद में भी क्या आ जाए जी, लीप वर्ष आ जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले जैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ से 1696 के बारे में, 1696 क्या है जी, एक लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन क्या 1696 के 4 साल बाद आने वाला 1700वां वर्ष लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जी? कभी नहीं होगा। 1700 कभी भी लीप वर्ष नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 400 का भाग देना पड़ेगा और यह कभी भी क्या नहीं होगा जी, लीप शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे अगर आगे बात करूं 1704 के बारे में तो यह क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। यह भी हमारा क्या है जी, एक लीप वर्ष है। यह भी क्या है जी, लीप वर्ष है। लेकिन यह क्या होगा जी, एक साधारण वर्ष होगा। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि जो लीप वर्ष है वो 8 साल बाद में भी क्या हो सकते हैं, हमारे रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जब बनेगी जब बीच में क्या आई जी, कोई साधारण शताब्दी वर्ष आई। तो अब तक हमने इतनी बेसिक जानकारी डिस्कस कर ली है। अब आइए हम समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स कैलेंडर से रिलेटेड। तो अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि लगातार आने वाले 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे।
सबसे पहले तो हमें ये पता है लीप वर्ष कौन से होते हैं। लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें फरवरी माह है। फरवरी माह में कितनी तारीख आती है जी? 29 फरवरी आती है। फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में क्या आएगी जी? लीप वर्ष आएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूं, मैं कोई भी वर्ष लेता हूं, वहां से लीप वर्ष की काउंटिंग करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिया जी 1501। तो 1501 से लेकर अगर 100 वर्षों का मैं समूह लूं 1600 तक, तो कुल कितने लीप वर्ष होंगे? सबसे पहला जो लीप वर्ष होगा वो होगा जी 1504। उसके बाद में लीप वर्ष होगा 1508। उसके बाद में 1512, क्योंकि इन सभी में किसका भाग जाता है? 4 का। आप देख सकते हो 1501 में 4 का भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, इसलिए हमने इसे लीप वर्ष लिया 1516। इस तरीके से आते आते जब हम कहां पहुंचेंगे जी? 1596 तक। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं, यहां तक जो कुल लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी वह 24 लीप वर्ष हो चुके होंगे। अब जैसे ही अगर मैं बात करूं 1600 के बारे में, तो 1600 क्या है जी? एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं, ये पता करने के लिए किसका भाग देते हैं? 400 का। और 400 का भाग इसमें क्या होगा जी? पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब इसमें एक लीप वर्ष क्या कर दूं? और जोड़ दूं। तो यहां से लगातार आने वाले जो लीप वर्ष हैं 100 वर्षों में वह कितने हमारे सामने आए जी? 25 लीप वर्ष। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइमिंग के लिए अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से आगे 1601 से लेकर 1700 तक 100 साल के समय के लिए अगर इसे सॉल्व करें, सबसे पहला लीप वर्ष 1604, 1608, 1612। इस तरीके से दोस्तों जैसे ही हम 1696 तक पहुंचेंगे, तो हमने जैसे कहा यहाँ तक 24 लीप वर्ष होंगे। लेकिन जैसे ही आगे डिस्कस करें 1700 के बारे में, यह क्या है जी? एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी है या नहीं यह चेक करने के लिए 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब यह क्या है जी? लीप वर्ष नहीं है। यह क्या है जी? एक साधारण वर्ष है। इसका मतलब यहाँ 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आई थी? 24। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारे इस क्वेश्चन के आंसर 2 हो सकते हैं कि लगातार आने वाले 100 वर्षों में या तो 24 लीप वर्ष होंगे या कितने होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। वो हमने बेसिक से समझा किस तरीके से हमारी क्या होगी? 24 या 25 लीप वर्षों की संख्या होगी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लगातार आने वाले 400 वर्षों में लीप वर्षों की कुल कितनी संख्या होगी, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं सारे, अगर 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम कोई भी टाइम लेते हैं। मान लीजिए 1601 से लेकर 2000 तक का समय है, जहां हमें लीप वर्षों की संख्या क्या करनी है जी? पता करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेट रहेगा। जैसे 1601 से लेकर 1700 तक अगर इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पता करो, तो यहाँ हम सब जानते हैं कितनी होंगी जी? 24 लीप वर्ष होंगी। उसके पश्चात जैसे यहाँ से अगर 1701 से लेकर अगर हम 1800 तक लीप वर्षों की संख्या के बारे में बात करें, तो यहाँ भी लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी जी? 24 लीप वर्ष। इसी तरीके से हम आगे बात करें 1801 से लेकर 1900 तक लीप वर्षों की संख्या के बारे में, तो यहाँ भी हमारी लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी जी? 24 लीप वर्ष होगी। यहाँ से जैसे ही हम आगे चर्चा करना चाहते हैं 1901 से लेकर 2000 तक हम लीप वर्षों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ लीप वर्षों की संख्या होगी 25 लीप वर्ष। इस प्रकार 400 वर्षों में जो कुल लीप वर्षों की संख्या होगी वह 96 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह कितना होगा जी? 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेट होगा 97। लेकिन अगर लगातार आने वाले 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पूछे, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि वहां हमारे आंसर 2 थे, 24 या 25, लेकिन यहाँ डेफिनेट होगी कितनी होगी? 97। तो आइए आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार आने वाले 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? हमारा कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, अब हम यहाँ से समझना चाहते हैं लगातार आने वाले 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, 29 तारीख के बारे में पूछे तो कभी आप क्वेश्चन का आंसर सीधा ये न दे 24 या 25। यहाँ 29 फरवरी के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ हमसे 29 तारीख के बारे में पूछे। तो देखिए दोस्तों, जो एक वर्ष होता है उसमें हमें पता है कि 11 महीने, जो 11 महीने होते हैं उनमें तो 29 तारीख कंफर्म आती है। लेकिन जो फरवरी महीना है उसमें 29 तारीख आई या नहीं आई, ऐसा क्या नहीं है जी? कंपलसरी नहीं है। तो अगर मैं 100 वर्षों के बारे में अगर बात करूं, तो अगर 29 तारीख के बारे में,
तो कुल कितने हो जाएंगे 1100 महीने। इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1100 बार तो 29 तारीख जरूर आएगी, क्योंकि हर वर्ष में लगभग 11 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख जरूर आती है, लेकिन एक महीना फरवरी फिक्स नहीं होता है कि उसमें 29 तारीख आई या नहीं आई। इसका मतलब 100 वर्षों में 1100 महीने ऐसे होंगे जिनमें 29 तारीख जरूर आएगी। अब इन 100 वर्षों में फरवरी माह में तो हमने अभी देखा था कि फरवरी माह में 29 तारीख उसी में आएगी जो क्या होगा लीप वर्ष होगा। तो इन 100 वर्षों के अंदर या तो फरवरी माह में 24 बार या 25 बार क्या होगी जी 29 तारीख आएगी, लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि या तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1124 या हमारे क्वेश्चन का आंसर 1125 बार होगा। इसका मतलब लगातार आने वाले 100 वर्षों में 29 तारीख या तो 1124 या 1125 हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार आने वाले 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। आपको ध्यान रखना एक जो वर्ष होता है उसमें 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है जी 29 तारीख जरूर आती है, लेकिन फरवरी महीने में 29 तारीख आई ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे डिस्कस करें अगर 400 वर्षों का समय है तो इसका मतलब यहाँ से 11 गुणा कितना हो जाएगा जी 400। यहाँ से हम कह सकते हैं 4400 बार तो क्या आएगी जी 29 तारीख जरूर आएगी। अब डिस्कस करते हैं 400 वर्षों में फरवरी माह की 29 तारीख के बारे में, और हमने कहा जो फरवरी माह 29 तारीख का आएगा वो लीप वर्ष होगा। और हमने पहले ही यह डिस्कस कर लिया है कि यहाँ जो हमारी फरवरी माह में 97 क्या होते हैं जी 400 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कुल 400 वर्षों में 29 तारीख के बारे में पता करना चाहते हैं तो 4400 प्लस 97 इक्वल हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4497 बार क्या आएगा जी 29 तारीख आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी डेफिनेट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि हमारे वर्ष क्या होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जी साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। हमने यहाँ कहा था दिनों की संख्या 365 दिन होगी, यहाँ दिनों की संख्या कितनी होगी जी 366 दिन। अगर यहाँ से हमने बात की थी यहाँ हमारे क्या होते हैं जी 52 सप्ताह है और एक दिन होता है। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ हमारे कितने होंगे जी 52 सप्ताह है और 2 दिन। तो जैसे यहाँ से हम एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ 52 सप्ताह और एक दिन है, यहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन है। तो यहाँ से जैसे ही डिस्कस करें इस वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो जो 53वां सप्ताह है उसका क्या होगा जी पहला दिन होगा। और हम ये जानते हैं हर सप्ताह का जो पहला दिन होता है उसमें पहले दिन को वार क्या होता है जी समान होता है। जैसे यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करना चाहें कि मान लीजिए 1 जनवरी की कोई साधारण वर्ष की जो 1 जनवरी की तारीख है उसको अगर वार मान लीजिए बुधवार है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साधारण वर्ष की 31 दिसंबर को भी जो वार होगा वह क्या होगा जी बुधवार ही होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी 52 सप्ताह पूरी हो चुके और जैसे ही 53वां सप्ताह स्टार्ट होगा तो हमारे पहले सप्ताह का पहला दिन 1 जनवरी था, तो इसका मतलब उस दिन भी वार क्या होगा जी बुधवार। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्कस करूं लीप वर्ष के बारे में तो 1 जनवरी को मान लीजिए यहाँ अगर क्या होता है जी शुक्रवार होता तो यहाँ हमारा जो वार होगा 31 दिसंबर को वो जो वार होगा 53वें सप्ताह का दूसरा दिन इसका क्या होगा जी अंतिम दिन होगा। इसका मतलब पहले सप्ताह का दूसरा दिन क्या होगा इसका अंतिम दिन होगा। तो यहाँ से अगर शुक्रवार है तो हमें पता है कि यहाँ जो 30 दिसंबर की तारीख होती है उसको वार होता शुक्रवार, ये वो 53वें सप्ताह का पहला दिन होता, जबकि 31 दिसंबर 53वें सप्ताह का क्या है दूसरा दिन है। इसका मतलब हमारा वार क्या होगा जी एक दिन आगे होगा, यहाँ शुक्रवार नहीं होकर हमारा वार क्या होगा शनिवार होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। आपको ये चीज नोट में ध्यान रखनी है कि किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन का साधारण वर्ष का अंतिम दिन का वार प्रथम दिन के वार के समान होता है, प्रथम दिन के वार के समान होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ से लीप वर्ष के लिए समझना चाहें तो लीप वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट ये होगा किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन का वार प्रथम दिन के वार से एक दिन आगे होता है। एक दिन क्या होता है जी आगे होता है। बस ये ध्यान रखना है।
किसी भी लीप वर्ष का जो अंतिम दिन का वार होगा वो प्रथम दिन से एक दिन आगे होगा। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया शुक्रवार से एक दिन आगे का वार क्या है जी, शनिवार। यहाँ प्रथम दिन के वार के समान होता है, दोनों वार क्या है जी, समान है। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन हमारा अगर किससे जनवरी या दिसंबर माह से संबंधित होगा तो हम उसका आंसर क्या कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से निकाल पाएंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझे, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो 23 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा। तो हमने अभी कहा था कि जनवरी माह या दिसंबर माह से संबंधित किसी एक तारीख का अगर वार दिया हुआ हो और दूसरी माह में किसी तारीख का वार पूछे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि प्रत्येक 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में क्या होता है जी, वार समान होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि यहाँ हमारी तारीख दी हुई है 4 जनवरी, इसको वार क्या है जी, सोमवार है। तो मैं अगर 1 जनवरी का वार पता करना चाहता हूँ, 2 जनवरी सॉरी इससे पहले हमारी 3 जनवरी रही होगी, फिर 2 जनवरी, फिर 1 जनवरी। इसका मतलब जो वार होगा वो 3 दिन पीछे होगा सोमवार से, और सोमवार से 3 दिन पीछे मतलब 3 जनवरी को वार रहा होगा रविवार, उससे पहले 2 जनवरी को वार रहा होगा शनिवार, और 1 जनवरी को वार रहा होगा शुक्रवार। हमें 1 जनवरी का वार पता चल गया तो हम 31 दिसंबर 2017 का वार बता सकते हैं। हमने कहा था कि यह क्या है, सबसे पहले ये चेक कर ले कि यह वर्ष साधारण है या लीप वर्ष। आपको पता है 2017 में 4 का भाग देंगे, यह एक क्या है जी, साधारण वर्ष। 2017 क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन का वार क्या होता है जी, समान होता है। इसका मतलब अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर को भी क्या होगा जी, शुक्रवार होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए प्रत्येक 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वार क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब 31 दिसंबर से 7 दिन पहले जैसे ही आप आओगे तो 24 दिसंबर 2017 को भी जो वार होगा वह क्या होगा जी, शुक्रवार होगा। तो अब यहां से हमें 23 दिसंबर 2017 का वार पता करना है, और 23 दिसंबर 2017 एक दिन पहले की तारीख है। इसका मतलब शुक्रवार से एक दिन पहले का वार, इस दिन जो वार होगा दोस्तों क्या होगा, गुरुवार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुरुवार। यहां से हमने देखा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ऐसे ही हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ हमें कौन सा महीना दिया हुआ है, दिसंबर महीना और जनवरी महीने से संबंधित क्या पूछा है जी, क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे हम यहाँ से डिस्कस करें कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं 13 दिसंबर और 5 जनवरी के बारे में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 13 दिसंबर का वार अगर हमें पता है तो मैं 31 दिसंबर का वार क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा यह वर्ष लीप है या साधारण। तो आपको पता है 1904 क्या होगा जी, एक लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले मैं 23 दिसंबर का वार पता करूं, जो वार 13 दिसंबर को है शुक्रवार, वही हमारा वार 7 दिन आगे, इसका मतलब 20 दिसंबर को होगा। वही वार क्या होगा जी, 27 दिसंबर को होगा। और वही जो वार होगा वह क्या होगा जी हमारा, जैसे 27 दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर का वार पता करना चाहते हैं, इस दिन था जी शुक्रवार। अब हमें 31 दिसंबर का वार चाहिए तो 28 को होगा शनिवार, 29 को होगा रविवार, 30 को होगा सोमवार, और 31 दिसंबर को जो वार होगा वह क्या होगा जी, मंगलवार। शुक्रवार से 4 दिन आगे का वार क्या होता है जी, मंगलवार। अब हमें इस वर्ष के लीप वर्ष के अंतिम दिन के बारे में जानकारी मिल गई। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या, प्रथम दिन से पढ़ा था, लेकिन यहाँ अंतिम दिन के बारे में दिया हुआ है कि प्रथम दिन से जो अंतिम दिन है वो एक दिन आगे है। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जो प्रथम दिन का वार होगा वह अंतिम दिन के वार से क्या होगा जी, एक दिन पीछे होगा। तो यहाँ से अगर सबसे पहले मैं 1 जनवरी के वार के बारे में पता करना चाहता हूँ तो 31 दिसंबर, ये हमारा जो तारीख दी हुई 31 दिसंबर 1904 और 1 जनवरी 1904, हमने 31 दिसंबर का वार निकाला, वार क्या था जी, मंगलवार। इससे अगर मैं एक दिन पीछे आऊं, क्योंकि ये पहले की तारीख है तो हमें एक दिन पीछे आना होगा, अगर आगे की तारीख होती तो हम एक दिन आगे जाते। तो यहाँ से एक दिन पीछे आऊं तो उस दिन वार क्या था जी, सोमवार। अब हमारे जो क्वेश्चन में जो वार दिया हुआ है वह 5 जनवरी का है, 1 जनवरी को सोमवार, इसका मतलब 2 जनवरी को मंगलवार,
3 जनवरी को क्या होगा जी बुधवार, 4 जनवरी को क्या होगा जी गुरुवार, और 5 जनवरी को जो वार होगा वह हमारा क्या होगा जी, हमने जैसे डिस्कस किया 1 जनवरी के 4 दिन बाद का वार, इसका मतलब हमारा जो 4 सोमवार के 4 दिन बाद का जो वार होता है वह क्या होता है जी हमारा वार, पहला वार मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा गुरुवार और चौथा वार क्या होगा जी शुक्रवार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 जनवरी 1904 को आने वाला वार क्या होगा जी शुक्रवार। तो यहाँ से हमने इन 2 क्वेश्चंस को हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या किया है जी सॉल्व किया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 5 फरवरी 1709 को मंगलवार है, 23 नवंबर 1709 का क्या वार होगा। आपने यहाँ देखा कि तारीख और महीने क्या है जी अलग अलग है, जबकि वर्ष क्या है 1709 के बारे में ही बात हो रही। अब मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में वार क्या होता है समान होता है। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो पहले आने वाले महीने की बचे हुए दिन और आगे आने वाले महीने के आपको क्या गुजरे हुए दिन लेने हैं, उसके बीच में आने वाले सभी महीनों के पूरे दिन लेने हैं। तो देखो यहाँ हमारे कुल कितने महीनों के बारे में बात हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हमारे इतने महीनों के बारे में बात हो रही है। फरवरी माह पहले आता है। अगर हम सबसे पहले बात करें 1709 के बारे में, यह क्या है जी एक साधारण वर्ष है, इसका मतलब फरवरी 29 दिन का आएगा। तो हमने कहा पहले आने वाले महीने के बचे हुए दिन आपको लेने हैं। तो पहले जो महीना आ रहा है और यहाँ 28 दिन का फरवरी आता है, इसके बचे हुए दिन 5 फरवरी आ चुके, तो बचे हुए दिन कितने होंगे 23। फिर मार्च महीने के पूरे दिन 31, अप्रैल में 2 दिन, उसके बाद में मई में दिन कितने होते हैं जी 3, उसके बाद में जून में दिन कितने होते हैं जी हमारे 2, उसके बाद में जुलाई में 3, उसके बाद में अगस्त में कितने दिन होते हैं जी 3, उसके बाद में सितंबर में कितने दिन होते हैं जी 2, उसके बाद में अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 3 और नवंबर में कितने होते हैं हमारे 2। तो देखिए दोस्तों ये मैंने निकाला कहां से, लेकिन नवंबर में हमारी ये तारीख लेनी है कितनी 23। अब देखिए सबसे पहले हम समझे मैंने ये 2 कहां से निकाला है, ये 2 मैंने यहां से निकाला। यहाँ दिनों की संख्या कितनी होती है 30, यहाँ दिनों की संख्या होती है 31, यहाँ जून में दिनों की संख्या होती है जी 30, जुलाई में दिनों की संख्या होती है 31, अगस्त में दिनों की संख्या होती है 31, सितंबर में दिनों की संख्या होती है जी 30 और अक्टूबर में दिनों की संख्या होती है 31 और नवंबर में हमारे 23 तारीख के बारे में बात हो रही है। तो हमने 23 दिन पूरे ले लिए। अब मैं इस 2 का रीजन समझा रहा हूं कि 7 दिन पहले, 7 दिन से वार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जैसे ही मैं इसमें 7 का भाग दूंगा अप्रैल माह में 30 दिन में, तो 4 सप्ताह है तो पूरे बन जाएंगे, वार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2 दिन शेषफल बचेगा वही हमारे वार को क्या कर रहा है प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ 7 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, 7 का भाग दूं तो यहाँ बचने वाला शेषफल कितना होगा जी 3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 31 को नीचे लिख लें हम, 23 को अगर हम सॉल्व करें तो 23 में 7 का भाग देने के पश्चात शेषफल बचेगा जी 2। इसी तरीके से यहाँ 23 में अगर 7 का भाग दो तो जो बचने वाले दिनों की संख्या होगी शेषफल वह भी कितनी होगी जी 2। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सप्ताह के वार को कितने दिन प्रभावित कर रहे हैं। हमें इस पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं, हमें बचे हुए दिन 7 का भाग देने के पश्चात वही हमें हमारी काउंटिंग में शामिल करने हैं। तो सबसे पहले 2 + 3 5 + 2 7 + 3 कितने हो गए जी 10 + 2 12, 12 + 3 कितने हो गए जी 15 + 3 कितने हो गए 18 + 2 कितना हो गया जी 20, 20 और उसके बाद में हमारे बचने वाले दिन 20 और 3 कितना हो गया जी 23, 23 + 2 कितना हो जाएगा जी हमारा 25। तो यहाँ हमारे जो कुल दिनों का योग है, जो हमारे बचे हुए दिन आए उनका आप योग कर लें। योग करने के पश्चात आप क्या करें उसमें 7 का भाग दे दें। 25 आया उसमें 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा जी 4। तो यह हमारे 4 दिन ही वार क्या करेंगे प्रभावित। अब यह जो 4 दिन आगे का वार आएगा या पीछे का, ये तारीख क्या है जी आगे की, इसका मतलब हमें 4 दिन आगे का वार ही क्या होगा जी 23 नवंबर 1709 को होगा। तो 5 फरवरी 1709 मंगलवार से 4 दिन आगे का वार आप निकाल लें। मंगलवार से पहला दिन वार आगे का होता है बुधवार, दूसरा दिन होता है गुरुवार, तीसरा दिन होता है जी शुक्रवार और चौथा दिन क्या होगा शनिवार। इसका मतलब इस दिन जो आने वाला वार होगा 23 नवंबर 1709 को वह क्या होगा दोस्तों शनिवार। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा शनिवार।
और जैसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना, आपको हमेशा दिनों की संख्या पहले वाले मंथ की ही लिखनी है। देखिए जैसे ही बात करूं मैं 8 मार्च 1309 के बारे में, तो देखिए हो क्या रहा है कि पहले आने वाला महीना मार्च है, उसके पश्चात क्या आएगा जी अप्रैल, उसके बाद में क्या आएगा जी मई, उसके बाद में जून, और उसके बाद में क्या आएगा जी जुलाई, और उसके बाद में क्या आएगा जी अगस्त, और उसके बाद में सितंबर, और उसके बाद में क्या आएगा अक्टूबर। इस तरीके से अब आपको पता है मार्च महीने में 8 तारीख के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब इसके बचे हुए दिन कितने होंगे, 31 में से अगर 8 घटा दूं मैं तो कितने बचेंगे जी 23। इसका मतलब मार्च महीने में 23, अगर मैं 23 को और सॉल्व कर लूं तो कितना बनेगा 2। अप्रैल में हमें पता है 30 दिन होते हैं, तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 2। मई में 3 होती है, जून में 2 होती है क्योंकि दिनों की संख्या होती है 30। जुलाई में भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 13। अक्टूबर के बारे में बात हो रही है, इसे सॉल्व करें तो 6 दिन, 7 का भाग देने के पश्चात बचने वाला शेषफल ही यहाँ लिखा जाता है। तो कुल दिन है जो वार को प्रभावित कर रहे हैं, 2 + 2 4 + 3 7। आप जो 7 बनता है उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि सप्ताह से वार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ से आप 7 बनने के बाद में काउंटिंग फिर से 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक बार इसे जोड़ लें उसके बाद में 7 का भाग दे दें, वो और भी बेटर रहेगा। 7 + 2 9 + 3 12 + 3 कितना हो जाएगा जी 15, और 2 17, और 17 में हमने 6 जोड़ा तो कितना हो गया जी 23, और 23 में 7 का भाग देने के पश्चात 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ जो हमसे वार पूछा है वो पहले की तारीख का पूछा है, और जब भी पहले की तारीख का वार पूछे तो हमें उतने ही दिन पीछे चलना है। शनिवार से 2 दिन पहले का वार, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार, और 2 दिन पहले जो वार होता है वो क्या होता है दोस्तों गुरुवार। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं जी निकाल सकते हैं। हमने इन दोनों क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो देखिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर 2002 को मंगलवार है, 23 सितंबर 2011 को क्या वार होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तारीख और महीना तो समान है, लेकिन वर्ष क्या है जी अलग अलग है। 2002 से 2011 के बारे में बात हो रही है। हमने पहले डिस्कस किया था कि या तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या क्या होते हैं जी 366 दिन। 365 दिन वाला साधारण वर्ष होता है, 366 दिन वाला क्या होता है दोस्तों लीप वर्ष होता है। यहाँ हमारे क्या होते हैं जी 52 सप्ताह है और 1 दिन होता है। यहाँ हमारे क्या होते हैं जी 52 सप्ताह है और 2 दिन होता है। इसका मतलब यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि साधारण वर्ष में जो वार को प्रभावित करता है वह सिर्फ 1 दिन अतिरिक्त होता है, और यहाँ जो लीप वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं जी 2 होते हैं। बस वो ही हमारे वार को प्रभावित करते हैं, अन्यथा तो सारे वार क्या होते समान होते। इसका मतलब सबसे पहले अगर यहाँ बात करूं तो आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे वर्षों में आप कुल वर्षों का अंतराल निकाल लें। आपको यहाँ पता है कि इन दोनों में जो कुल वर्षों का अंतर है वो कितने वर्षों का है 9 वर्षों का। उसके पश्चात आपको करना क्या है, उसमें लीप वर्षों की संख्या निकालकर जोड़ देनी है। लीप वर्षों की संख्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकालनी पड़ेगी, अंदाजा लगाना पड़ेगा। 2002 क्या एक लीप वर्ष नहीं है, 3 एक लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2004 क्या होगा जी एक लीप वर्ष होगा। उसके पश्चात 4 साल बाद में 2008 क्या आएगा जी लीप वर्ष होगा। उसके पश्चात 2011 तक क्या होगी जी कोई लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ हमारे कितने लीप वर्ष निकल के आए 2 लीप वर्ष। इसका मतलब यहाँ हमें जो लीप वर्षों की संख्या है वो भी जोड़ देनी है। तो हमारे जो कुल वार को प्रभावित करने वाले दिन बढ़ेंगे वह कितने बढ़ेंगे जी 11 दिन। वह कितने दिन बन रहे हैं 11। 11 को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं 7 का भाग दूं तो बचने वाला जो शेषफल होगा वह 4 शेषफल होगा, वो ही हमारे वार को प्रभावित करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये हमें पहले का वर्ष दिया हुआ था, आगे के वर्ष की तारीख का क्या पूछा वार पूछा। इसका मतलब यहाँ से 23 सितंबर 2002 से 23 सितंबर 2011 तक का जो वार होगा वह सिर्फ 4 दिन आगे का वार होगा। आप यहाँ प्लस साइन काम में ले जब आगे की तारीख का वार पूछी। इसका मतलब मंगलवार से 4 दिन आगे का जो वार होगा वह दोस्तों क्या होगा आप देख सकते हो शनिवार।
तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आप कुल वर्षों का अंतराल निकालें और उसमें लीप वर्षों की संख्या जोड़ दें, फिर जितने दिन बनते हैं, जितनी संख्या बनती है उसमें 7 का भाग दें, फिर जितना शेषफल मिलता है वो ही हमारे वार को प्रभावित करेगा। अगर हमसे आगे की तारीख का वार पूछे तो उतना दिन आगे चलना है, अगर पीछे की तारीख का वार पूछे तो उतना ही दिन क्या करना है जी, पीछे चलना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 1908 को रविवार है तो 5 जनवरी 1917 को क्या वार होगा। तो मैंने आपसे सीधा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि सबसे पहले आप ये पता कर लें कि हमारे यहाँ वर्षों का अंतराल कितना, 1908 से लेकर 1917 तक कितने वर्षों का अंतर है जी, 9 वर्ष का। उसके बाद में मैंने कहा यहाँ आपको लीप वर्षों की संख्या जोड़नी है। लीप वर्ष कैसे पता करोगे दोस्तों, 4 का भाग देना है। लेकिन देखो यहाँ आप तारीख का बारे में देख लें कि सबसे पहले आने वाला जो लीप वर्ष होगा यहाँ क्या 1908 एक लीप वर्ष है, उसके सिर्फ जनवरी महीने के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब फरवरी महीना अभी बीच में है और फरवरी महीना ही हमारे वारों को क्या करता है, उसमें एक दिन ऐसा होता है जो हमारे वारों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका मतलब यहाँ लीप वर्षों की काउंटिंग में 1908 भी आएगा। उसके बाद में लीप वर्ष 1912 होगा, उसके बाद में आने वाला लीप वर्ष 1900 क्या होगा जी, 16 होगा। 1917 लीप वर्ष नहीं, इसका मतलब इसमें 3 लीप वर्ष क्या कर दूं मैं और जोड़ दूं। तो यहाँ जो दिनों की संख्या बनी है दोस्तों, 9 और 3 कितनी बनी, 12 में 7 का भाग दे देंगे। 12 बना था, 12 में 7 का भाग दे देंगे, हमें इसे छोटा करना है। तो यहाँ से हमारे 5 दिन बचे हैं। अब ये चेक कर ले कि आपसे आगे के वर्ष का वार पूछे या पहले के वर्ष का। 1917 आगे का वर्ष होता है, इसका मतलब 5 दिन बाद का वार पूछा है। और रविवार से 5 दिन आगे का जो वार होगा वह क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। इस तरीके से हमने क्या किया जी, एक जब वर्ष समान हो, सॉरी वर्ष अलग अलग हो, महीने और तारीख समान हो, तब का क्या किया है जी, वार निकाला। तो इस तरीके से आप इस बारे में क्या कर सकते हो जी, ऐसे क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।